नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की बात में सबसे पहले बात सियासी सेल की। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर कौन सा बड़ा सियासी दांव चला है, हम आपको बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक को क्यों भारत के लिए दुनिया में विश्व गुरु के तौर पर फिर से स्थापित करने का मौका माना जा रहा है। देश की बात में हम आपको चीन की दोहरी चाल के बारे में भी बताएंगे। वहीं अदालत की खबरों पर भी रहेगी हमारी नजर। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया, हम बताएंगे। वहीं आनुवंशिक रूप से संशोधित या जीएम सरसों की खेती पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों चिंता जताई, इसके बारे में भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं देश की बात। चुनाव से पहले केंद्र सरकार को अब महंगाई की याद आने लगी है। मोदी सरकार को चिंता सताने लगी है कि महंगे सिलेंडर को बेचारी गरीब जनता कैसे खरीद पाएगी। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई से परेशान जनता को रक्षाबंधन के मौके पर सस्ते एलपीजी सिलेंडर की सौगात देने का फैसला कर लिया। केंद्र सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती करने जा रही है। चुनाव से पहले बड़ा सियासी दांव चलते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष के हाथ से महंगे सिलेंडर का हथियार छीन लिया। महंगे एलपीजी सिलेंडर को लेकर विपक्ष के लगातार हमले झेल रही मोदी सरकार ने अब सिलेंडरों के दाम में के सियासी दांव चल दिया है। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती करने का फैसला किया है। हालांकि ये फायदा केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही मिलेगा। समाधान के लिए 2014 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे कदम उठाए। उज्ज्वला सिलेंडर 3600 रुपए भारत सरकार खर्च करती है और लगभग 9 करोड़ 60 लाख बहनों को बगैर कोई पैसा लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी दिया और उनको कुकिंग गैस का एक सुविधा भी दी, धुएं से मुक्ति भी दी, स्वास्थ्य का लाभ भी दिया। 12 करोड़ शौचालय बनाकर खुले में शौच करने से मुक्ति दी और इज्जत घर हमारी बहनों ने उसको नाम दिया। पानी की समस्या से दूर करने के लिए अब तक 13 करोड़ घरों में नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है। बहनों का समय उस पर भी बचा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से कहा था कि सरकार ने आम लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए कई फैसले लिए और आने वाले दिनों में और भी फैसले लेगी। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती का निर्णय उन्हीं फैसलों में से एक है। सरकार के इस फैसले को चुनावों से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले महीने टमाटर की कीमत में उछाल के कारण केंद्र सरकार को विपक्षी दलों के हमले का सामना करना पड़ा था। ऐसे में चुनावों से पहले बीजेपी अब ऐसा कोई जोखिम नहीं मोल लेना चाहती है जिससे 2024 में उसे झटका लगे। उज्ज्वला स्कीम में सिलेंडर पाने वाले लोग बीजेपी के मजबूत वोटर माने जाते हैं। बीजेपी इन्हें लाभार्थी वोटर बताती है। इन वोटरों के जरिए ही बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जोरदार वापसी की थी। ऐसे में सिलेंडर की कीमतों को कम करके सत्तारूढ़ दल विपक्ष को जवाब भी देना चाहती है। दरअसल सिलेंडर की कीमतों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को लगातार घेरती रही है। यहाँ तक कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान तो महंगा सिलेंडर मुद्दा ही बन गया था और वहाँ कांग्रेस ने जोरदार वापसी की थी। यही नहीं, आगामी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव महंगा रसोई गैस मुद्दा बनता जा रहा है। राजस्थान में तो अशोक गहलोत सरकार 500 रुपए प्रति सिलेंडर उज्ज्वला रसोई गैस गरीबों में बांट रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक महंगे सिलेंडर को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरती रही है। साफ है, विपक्ष आने वाले चुनाव में महंगाई को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में तुली है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस महंगाई को लेकर शिवराज और मोदी सरकार पर हमलावर है, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लगातार महंगाई, राज्य के विकास और रोजगार आदि के मुद्दे पर भाजपा सरकार को निशाना साध रहे हैं। वहीं ये जानते हुए कि आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश में मूल्य वृद्धि यानी महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन सकती है, बीजेपी मतदाताओं के विभिन्न वर्गों के लिए नगद प्रोत्साहन की घोषणा करके अप्रत्यक्ष रूप से इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो शिवराज सरकार की बहुचर्चित लाडली बहना योजना हो या कोई अन्य नगद वितरण वाली सरकारी योजनाएं, न केवल सत्ता विरोधी लहर या बढ़ती बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए शुरू की गई है, बल्कि परोक्ष रूप से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के मुद्दे का मुकाबला करने के लिए भी शुरू की गई है। इसी कड़ी में मोदी सरकार महंगाई से त्रस्त देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को भी 2024 के लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंड कर सकती है, जिसकी मियाद 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो रही है। साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को महंगाई से राहत देकर तीसरी बार देश की सत्ता का रास्ता साफ करना चाह रही है। दरअसल पिछले एक महीने में कई सर्वे में बीजेपी सरकार लगातार तीसरी बार तो आती दिख रही है, लेकिन उसका वोट प्रतिशत और जीत का आंकड़ा घटता जा रहा है। ऐसे में अभी चुनाव में करीब 7 महीने का वक्त है। बीजेपी इन लोक लुभावन कदमों के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। लाभार्थी स्कीम को अब विपक्षी दलों की राज्य सरकारें भी लागू करने लगी हैं। यानी बीजेपी को 2023 के आखिर में होने वाले 3 अहम राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिलने की उम्मीद है, लेकिन जरूरी है कि सरकार महंगाई को काबू में रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। विश्व पटल पर सफलता के नए आयाम गढ़ता भारत अगले महीने देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान बनने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण समिट दिल्ली के प्रगति मैदान के नवनिर्मित स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 9 और 10 सितंबर को आयोजित होगा। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता एक ऐतिहासिक पल है। यह भारत को दुनिया में विश्व गुरु के तौर पर फिर से स्थापित करने का मौका है। दुनिया कई बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। वैश्विक संगठन की अध्यक्षता संभालकर भारत कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद कर रहा है। भारत वसुदैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की प्रेरणा के साथ अपनी अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को G20 बैठक का आयोजन करने जा रहा है। वैसे तो पूरे भारत में G20 की बैठकें अलग अलग राज्यों में हुई हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 9 और 10 सितंबर को जब दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे, तो पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समेत दुनिया के शीर्ष नेता शामिल होंगे। लेकिन इस समय विश्व राजनीति का केंद्र बना हुआ है और दुनिया के विवादित नेताओं में शुमार व्लादिमीर पुतिन दिल्ली नहीं आएंगे। बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध की व्यस्तता की वजह से पुतिन G20 की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं आ सकेंगे। हालांकि G20 शिखर सम्मेलन से पुतिन की गैर मौजूदगी कोई नई बात नहीं होगी। पुतिन पिछले साल बाली में हुए G20 सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे। वहीं हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में भी पुतिन अनुपस्थित रहे। भारत हर शिखर सम्मेलन में मौजूद रहकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। बात दिल्ली में हो रहे G20 की बैठक की करें तो बैठक के बाद 1 दिसंबर को भारत पिछले G20 ग्रुप के अध्यक्ष रहे इंडोनेशिया से अध्यक्षता ग्रहण करेगा और अगले 1 साल तक भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की प्रगति की रूपरेखा तैयार होगी। भारत की G20 की अध्यक्षता पिछले 17 राष्ट्राध्यक्षों द्वारा हासिल किए गए महत्वपूर्ण मील के पत्थरों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
भारत के लिए G20 की अध्यक्षता एक ऐतिहासिक पल है। ये भारत को दुनिया में विश्व गुरु के तौर पर फिर से स्थापित करने का मौका है। दुनिया कई बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। वैश्विक संगठन की अध्यक्षता संभालकर भारत कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद कर रहा है, फिर चाहे वो बहुपक्षीय विकास बैंक को यानी MDB में सुधार हो, G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना हो या फिर क्लाइमेट चेंज पर फोकस। इस साल G20 की अगुवाई कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफलतापूर्वक ये सुनिश्चित किया है कि भारत ग्लोबल साउथ की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत को G20 की अध्यक्षता ऐसे समय में मिली है जब अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को लेकर उत्साहित हैं। ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन एक उभरती आर्थिक शक्ति और वैश्विक आर्थिक मंचों पर एक विश्वसनीय आवाज के रूप में भारत की छवि को मजबूत करने में मदद करेगा। खुद पीएम मोदी को उम्मीद है कि G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत विश्व के लिए प्रेरणा का काम करेगा। भारत की G20 की अध्यक्षता अग्रणी हरित पहल के रूप में एक धरती की दिशा में योगदान देगी। भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी और समग्र विकास के उद्देश्य से ऐतिहासिक प्रयासों के रूप में एक परिवार की दिशा में योगदान देगी। भारत की G20 की अध्यक्षता ग्लोबल साउथ की आवाज और समस्याओं को प्रतिबिंबित करने के साथ साथ AI और DPI के रूप में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग में बड़ी छलांग लगाकर वन फ्यूचर की दिशा में अपना योगदान देगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। यानी वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का आर्थिक गुरु बनकर दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ इंजन का काम करेगा। वैसे भी G20 की आर्थिक ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व की आबादी का 2/3 रखने वाला G20 देश विश्व व्यापार की करीब 75% हिस्सेदारी अपने पास रखता है। इतना ही नहीं, ग्लोबल GDP की बात करें तो इन देशों की उसमें हिस्सेदारी 85% है। ऐसे में G20 जैसे प्रतिष्ठित और ताकतवर संगठन की कमान संभालकर भारत दुनिया को एक ऐसी शानदार जगह बना सकता है जहां उसे दुनिया फिर से विश्व गुरु का सम्मान दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हाल ही में जारी किए गए नक्शे में चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के एक हिस्से को अक्साई चीन बता दिया। एक और चीन लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ बातचीत का दिखावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद को हवा देने की कोशिश कर रहा है। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव ज्यादा बढ़ गया, लेकिन तनाव कम करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। कई मुलाकात के बाद भी तनाव कम नहीं हो रहा है। हाल ही में ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई औपचारिक मुलाकात के बाद ऐसा माना जाने लगा कि चीन भारत शायद गंभीरता से सीमा विवाद सुलझा लेंगे, लेकिन चीन ने हमेशा की तरह एक बार फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हाल ही में चीन ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें भारत के इलाकों को उसने अपने देश का हिस्सा बताया है। दरअसल ग्लोबल पोस्ट ने एक खबर दिखाई है जिसमें चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा पोस्ट किए गए मैप में अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है और 1962 के युद्ध में अक्साई चीन पर कब्जा किया गया था, उसे चीन ने अपना हिस्सा दर्शाया है। वहीं भारत ने चीन से बार बार कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। मैप में ताइवान के अलग द्वीप और दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से पर दावा करने वाली 9 डैश लाइन पर चीन के दावों को भी शामिल किया गया है। चीन ताइवान को अपनी मुख्य भूमि का हिस्सा होने का दावा करता है और मुख्य भूमि के साथ इसका एकीकरण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संकल्पित उद्देश्य का हिस्सा है। वहीं वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी दक्षिण चीन सागर क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। इस मामले को लेकर अब भारत में विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। Chinese maps are preposterous. They are not in sync with the history of the Sino-Indian border dispute.
China has no claim whatsoever on Arunachal Pradesh. The border in the eastern sector is the McMahon line, which has been recognized since 1913. The only pending issue between India and China is the vacation of those 2,000 square kilometers, which China has illegally occupied. आपको बता दें कि हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच औपचारिक मुलाकात हुई थी, जिसमें सीमा विवाद कम करने को लेकर चर्चा की गई थी। तब सवाल ये खड़े हुए थे कि क्या चीन पर भरोसा करना उचित है, और अब एक बार फिर चीन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि भारत में अगले महीने होने जा रहे G20 समिट से पहले चीन ने अपना रंग एक बार फिर दिखा दिया है। सोमवार को चीन ने अपना ऑफिशियल मैप जारी कर विवाद शुरू कर दिया। कारण इस मैच में चीन ने अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन क्षेत्र, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर पर उसके दावों सहित विवादित क्षेत्रों को शामिल किया है। कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो तब तक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी पारित नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए। कोर्ट ने कहा कि प्रतिकूल प्रकृति की टिप्पणियां सामान्य परिस्थितियों में या जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो पारित नहीं की जानी चाहिए। टिप्पणियों के इस्तेमाल किए गए शब्दों में संयम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक बिल्कुल जरूरी न हो तब तक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा, अदालत की टिप्पणियां हर समय न्याय, निष्पक्ष और संयम के सिद्धांतों द्वारा शासित होनी चाहिए। साथ ही इस्तेमाल किए गए शब्दों में संयम प्रतिबिंबित होना चाहिए। इस मामले में शिखा ट्रेडिंग कंपनी ने पंजाब के उत्पाद एवं कराधान विभाग के अधिकारियों द्वारा उसकी दुकान की अवैध सीलिंग के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी। इसकी अनुमति देते हुए कोर्ट ने पाया कि सहायक उत्पाद शुल्क कराधान आयुक्त के पद पर तैनात राज्य के अधिकारी ऋषिपाल सिंह ने झूठा बचाव करते हुए हलफनामा दायर किया। इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपील में कहा कि इस अधिकारी को ना तो विवाद में पक्षकार बनाया गया और न ही उसे कारण बताने का मौका दिया गया। इसके अलावा रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी दर्शाया नहीं गया कि अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई शत्रुता रखी हो, इससे पहले कि उसके खिलाफ ऐसे प्रतिकूल निर्देश पारित किए गए हों। पहले के निर्णयों, विशेष रूप से यूपी राज्य बनाम मोहम्मद नईम AIR 1964 SC 703 का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा, प्रतिकूल प्रकृति की टिप्पणियां सामान्य परिस्थितियों में या जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो पारित नहीं की जानी चाहिए, जो कि मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हों। किसी न्यायालय की टिप्पणियां हर समय न्याय, निष्पक्ष और संयम के सिद्धांतों द्वारा शासित होनी चाहिए। प्रयुक्त शब्दों में संयम प्रतिबिंबित होना चाहिए। इस मुद्दे पर कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणियों को हटाने की शक्ति का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि प्रतिकूल टिप्पणियां सामान्य परिस्थितियों में या जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो पारित नहीं की जानी चाहिए, जो कि मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक है। अदालत द्वारा टिप्पणियां हर समय न्याय, निष्पक्ष और संयम के सिद्धांतों द्वारा शासित होनी चाहिए। इस्तेमाल शब्दों में संयम हो। किसी व्यक्ति के चरित्र या पेशेवर क्षमता पर गंभीर प्रकृति की प्रतिकूल टिप्पणियों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पावर ऑफ एक्सपंज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणियों को मिटाने की शक्ति का बड़ी सावधानी के साथ इस्तेमाल हो। हाई कोर्ट फैसले पर पुनर्विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये देखने की जरूरत है कि निचली अदालतें अन्यायपूर्ण तरीके से कोई फैसला तो नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट। आनुवांशिक रूप से संशोधित या GM सरसों की खेती पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण पर असर पर चिंता जाहिर की। याचिका में व्यावसायिक खेती पर प्रतिबंध लगाने की मांग है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संशोधित सरसों पर केंद्र की अर्जी पर सुनवाई
के लिए 26 सितंबर को इसकी सुनवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आनुवांशिक रूप से संशोधित या जीएम सरसों को रिलीज पर यथास्थिति बनाए रखने का वादा करते हुए पिछले साल नवंबर में अदालत में दी गई मौखिक टिप्पणी को वापस लेने की केंद्र की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया। यह वादा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दिया गया था, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। केंद्र सरकार की हालिया अर्जी पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने जीएम सरसों की रिलीज के लिए कोई भी त्वरित कदम उठाने के खिलाफ अपने वादे से मुक्त होने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख खाद्य तेल और बीज भोजन फसल के रूप में सरसों के महत्व पर प्रकाश डाला है। जस्टिस माहेश्वरी के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइया की पीठ अब स्वदेशी रूप से विकसित आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों, जिसे HT मस्टर्ड DMH11 नाम दिया गया है, कि व्यावसायिक खेती पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसे अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय की मुहर मिली थी। ये पहली बार है जब भारत में किसी ट्रांसजेनिक खाद्य फसल की व्यावसायिक खेती करने की योजना बनाई गई है। मंगलवार अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, जिन्होंने नवंबर को ये वादा किया था, व्यक्तिगत रूप से इससे मुक्त होने के अनुरोध के साथ अदालत में पेश हुई। उन्होंने तर्क दिया कि पर्यावरण विमोचन एक दशक से अधिक के शोध का परिणाम था और इसके लिए सशर्त अनुमोदन 4 वर्षों के लिए वैध होगा। इस मौके पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जीएम सरसों के पर्यावरणीय उत्सर्जन के कारण गैर आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के दूषित होने पर जैव सुरक्षा चिंताओं को उठाया। पर्यावरणीय रिलीज का अर्थ है पर्यावरण में रिलीज। यदि वो कोई परीक्षण करना चाहते हैं तो वो इसे ग्रीन हाउस स्थितियों में कर सकते हैं, ताकि यह पर्यावरण में रिलीज ना हो और अन्य गैर जीएम फसलों को दूषित ना करे। एएस भाटी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अदालत द्वारा नियुक्त समिति द्वारा इस पर प्रतिबंध हटाने के बाद से परीक्षण चल रहा है। परीक्षण लंबे समय से चल रहा है। अब हम अंतिम चरण में हैं। जीन कैंपेन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय पारिख ने कहा कि केंद्र ने वास्तव में अपने वादे का सम्मान नहीं किया है। हमने दूषित होने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए बोई गई फसलों को उखाड़ने और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटाने का आग्रह किया। ऐसा नहीं किया गया और उनके आवेदन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस माहेश्वरी के नेतृत्व वाली पीठ की सदस्य रही जस्टिस नागरत्ना ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा, हमें इस आवेदन पर विचार करना होगा। सुनवाई 26 सितंबर तक स्थगित करने का निर्देश देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 1 साल यहाँ या वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। यह केवल एक सीजन है, अगले साल तक एक और सीजन होगा। हालांकि पर्यावरणीय क्षति को उल्टा नहीं जा सकता, हमें अर्जी सुननी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।